हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि चुनाव के बाद विधानसभा सदस्य के रूप में विधानसभा के कार्यों में भाग लेने से पहले प्रत्येक विधायक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों 188 अनुच्छेद 188 के तहत प्रत्येक विधायक संविधान के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, अब इसके अगर हम डिटेल की बात करें तो अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान लेने की आवश्यकता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य विधानसभा या विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जैसा कि तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है। इसी के तहत अनुच्छेद 185 में कहा गया कि सभापति या उपसभापति को उस समय अध्यक्षता नहीं करनी होगी जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल ने विचाराधीन किया हो। अनुच्छेद 186 इसी के तहत क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के अप्रत्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते इसके बारे में बताता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विधानसभा का सत्र नहीं है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों बसंत सत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र ये तीनों ही विधानसभा के सत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वसंत सत्र जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अब वसंत सत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसको पारस्परिक रूप से भारतीय संविधान प्रणाली और राज्यों की विधानसभाओं में सत्र के नियमित चक्र के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। विशिष्ट चक्र के में बजट, मानसून, शीतकालीन ये सभी शामिल हैं। प्रत्येक का अपना अलग समय होता है और फोकस होता है। शब्द जो वसंत सत्र है वो संसदीय कैलेंडर में किसी भी आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से भारतीय संदर्भ में समझा जाता है। अब जैसे हम बात करें बजट सत्र की, है ना, तो बजट सत्र जो है आमतौर पर पहला सत्र होता है जो कि कब होता है? फरवरी से लेकर के मई, फरवरी से मई के बीच में होता है। ये सबसे लंबा सत्र होता है ना। दूसरी अगर हम बात करें मानसून सत्र की, तो मानसून सत्र जो है वो कब होता है? जुलाई से लेकर के सितंबर तक, है ना। इसके दौरान आयोजित जो भारत में मानसून के मौसम के साथ चीजें हैं वो सभी इसमें सॉर्ट आउट की जाती हैं। विभिन्न विधायी गतिविधियां और विधायकों और राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा की जाती है। अब बात करें अगर हम शीतकालीन सत्र की, तो शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर टू दिसंबर, है ना, नवंबर से दिसंबर में चलाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करना, चर्चा करना, पारित करना सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, लेकिन वसंत सत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला अगर हम बात करें तो शून्यकाल के बारे में क्या सही है? इसका राइट आंसर है दोस्तों औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्यकाल एक अनौपचारिक उपकरण है जो कि संसद सदस्यों को बिना किसी 10 दिन की पूर्व सूचना के, है ना, 10 दिन के पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपबंध है। शून्यकाल भारतीय संसद की एक अनूठी विशेषता है जिसे संसदीय नियम में आधिकारिक तौर पर दर्जा प्राप्त नहीं है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों को बिना अग्रिम सूचना दिए मुद्दों से संबोधित करने का अवसर मिलता है, और मूलतः प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे की शुरुआत के बीच जो समयावधि है उसको क्या कहा जाता है? उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो अनुमति आवश्यक नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा स्वीप एक पहल है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वीप एक पहल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदाता जागरूकता फैलाना और भारत में मतदाता साक्षरता को
बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ए नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक, तो जो मतदाता जागरूकता है, स्वीप का मतलब होता है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। मतलब ये भारत में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है ना। ये क्या है? एक योजना है जो कि इन सभी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। स्वीप पहल के तहत मतदाताओं को शिक्षित करने और संलग्न करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं और इन गतिविधियों में मतदाता पंजीकरण अभियान, जागरूकता अभियान, स्कूल और कॉलेज में मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, चुनाव संबंधी जानकारी के प्रचार के लिए प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, क्योंकि अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है ना। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसमें व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो संसद होती है, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करके किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है, बशर्ते वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। जैसे कि आप देखिए, कोई भी हाई कोर्ट का फैसला अगर वहां पे सही तरीके से जो मैटर है वो सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो जो याचक होता है वो सब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना, क्योंकि वो उसके अधीन होती हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 46वां जो संवैधानिक संशोधन है, यानी 86 नंबर का जो संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है ना। अब 2002 की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय संविधान में जो 46वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में किसके अंतर्गत रखा गया? मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, 2002 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसमें रखा गया? भाग 3 में रखा गया। और संशोधन के अनुच्छेद 21A में डाला गया, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा का जो अधिकार है वो विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर में, है ना। ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी NIAM जयपुर में स्थित है और ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसकी स्थापना किसने की? कृषि मंत्रालय। इसकी स्थापना कृषि मंत्रालय द्वारा जयपुर राजस्थान में कब की गई? 8 अगस्त 1988 को भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कृषि विपणन कमियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। यह संस्थान भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, इनके द्वारा समर्पित है, जहां से इसका नाम चौधरी चरण कृषि विपणन संस्थान पड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री NIAM में सामान्य निकाय के अध्यक्ष और कृषि सहकारिता विभाग के सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। अगला हम बात करें अगर क्वेश्चन की, तो कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों आयरलैंड से, है ना। आयरलैंड से राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। कनाडाई संविधान जो है वो क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी
और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य का नामांकन इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अब राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। इस प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन के विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है और भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की जो पहल है वो एकमात्र शर्त क्या होगी? हमारे संविधान का उल्लंघन करना, है ना। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा या उसे पद से हटाया जा सकता है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक इस महाभियोग की प्रक्रिया का सामना नहीं किया है। एक अर्ध न्यायिक निकाय एक न्यायालय या विधायिका के अलावा सरकार का एक अंग है जो कि निजी दलों के अधिकारों को या तो अर्ध निर्णय या नियम बनाने के लिए प्रभावित करता है। तो भारत में अर्ध न्यायिक निकाय के कुछ उदाहरण है, जैसे देखिए भारत में चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग किसका उदाहरण है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का उदाहरण है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कब होती है? जब वह संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। यदि मोशन को मान्य माना जाता है तो सदन के कुल सदस्यों में कम से कम कितने? 1/4 सदस्य, ठीक है, इनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। लोकसभा के मामले में का मतलब है कि कम से कम कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य उसकी स्वीकृति प्रदान करें और भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, यानी 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होगी। बिना सूचना के आप उस पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।